जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन से जुड़ी दो बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि जीटीआरई की तरफ से जारी करी गई है। जहां पर एक तरफ यह बताया गया कि पहला कावेरी इंजन जो कि सीरियल प्रोडक्शन का है वो डिलीवर किया जा चुका है, तो वहीं फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर के भी एक बड़ी रिपोर्ट इस समय आ रही है। आप सबको पता है कि जेट इंजन को लेकर के हमेशा से एक प्रश्न उठता रहा है कि जीटीआरई तो अपने हिस्से की मेहनत कर ही रही है, भारत सरकार जीटीआरई को जो वो जरूरी जो सहूलियतें हैं वो मुहैया कब करवाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं जो नहीं है। टेस्टिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट होना चाहिए, जिसको हम फ्लाइंग टेस्ट बेड भी कहते हैं, वो भी हमारे पास नहीं था। और इस चीज को जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने खुद कई बार चिन्हित किया है। लेकिन अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर भारतीय वायुसेना के एक फ्रंट लाइन फाइटर को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका में हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये जो कावेरी D1 इंजन डिलीवर हुआ है, ये D1, D2, D3 ये है क्या, ये मार्किंग का मतलब क्या होता है, क्या कावेरी इंजन अब तेजस में लगने के लिए तैयार है। और वो रिपोर्ट जहां पर हमने वक्त से बताया था कि तेजस में कावेरी इंजन लगाया जा रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे, कि क्या वाकई कावेरी 2.0 अब एक वास्तविकता बनने जा रहा है। क्योंकि जिस लेवल की तैयारी जीटीआरई की तरफ से देखने को मिली है, उसको देख करके तो यही लगता है कि जीटीआरई ने मूड बना लिया है कि अब रिकॉर्ड समय में कावेरी इंजन का जो डेवलपमेंट है वो पूरा करना है। तो इस वीडियो में हम कावेरी इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड से लेकर के कावेरी D1, D2, D3 के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि पूरा का पूरा रोड मैप क्या है और जीटीआरई ने इसको लेकर क्या कहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जी हाँ, भारत ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की जर्नी में एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से जो पहला सीरियल प्रोडक्शन का कावेरी डेरिवेट इंजन है, जो उसको D1 की संज्ञा दी गई है, इसको डिलीवर कर दिया है गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को। और अगर हम मीडिया की बात माने तो इसे एक क्रिटिकल माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर हम एक ऐसे इंडिजिनस एरो इंजन को विकसित कर चुके हैं जो कि हमारी उम्मीदों को एक नया आयाम दे सकता है। अब डी सीरीज इंजन की बात करें तो इन्हें बेसिकली क्वालिफिकेशन और इंड्योरेंस टेस्टिंग के लिए इंटेंड किया गया है, जहां पर ये जीटीआरई और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर के बीच में जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है उसका ही एक रिजल्ट है। इसमें गोदरेज एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड जिसको आप मेधानी के नाम से जानते हैं, टाटा सिस्टम और इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की जो सहभागिता है वो भी हमें देखने को मिली है। और ये जो कलेक्टिव एंडेवर हमें देखने को मिला है, आज उसी का परिणाम है कि हमारा कावेरी डेरिवेट इंजन अब ना सिर्फ काफी मैच्योर हो चुका है, बल्कि इस क्रम में भारत ने बड़ा कदम भी उठाया है। D1 को 2025 में डिलीवर किया गया है इसी महीने, और इसमें बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो पहला प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का कावेरी डेरिवेट इंजन है D1, ये बेसिकली इस प्रकार से बनाया गया है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और स्केलेबिलिटी काफ़ी आसान हो। और अब इसे रिगरस टेस्टिंग से गुजरना है, जहां पर बेसलाइन ट्रस्ट से लेकर मटेरियल इंटीग्रिटी और जो एंड्योरेंस है इसके भी टेस्ट से इसको गुजरना होगा। और अगर रिजल्ट सकारात्मक आते हैं तो आगे का जो कदम है वो उठाया जाएगा। और अगर हम डी सीरीज के इंजन के रोड मैप की बात करें तो कावेरी में हमें डी सीरीज में D2, D3, D4 और D5 जैसे इंजन्स देखने को मिलेंगे। अब D1 के बारे में तो हमने आपको बता दिया, अब बात करते हैं कावेरी D2 और D3 के बारे में, जो कि हमें 2026 में देखने को मिलेंगे। इस इंजन में हमें बहुत सारी जो बदलाव जो हमें D1 की टेस्टिंग में ज़रूरी महसूस होंगे, उनके साथ ये इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा। और इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव होगा कि ये 150 घंटे का जो एंड्योरेंस टेस्ट है इसको पूरा करे, और इसके बाद जो मिशन साइकिल रन है इसको भी इवेलुएट किया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग इसकी करी जाएगी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में जो कि इंदिरा में है। और इसके अलावा यहाँ पर सिमुलेट किया जाएगा कि रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल कंडीशन में ये कैसा परफॉर्म करता है, यानी कि इसमें भी इंजन परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी को महत्व दिया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी कावेरी D4 और D5 की, जो कि 2027 में हमें देखने को मिलेंगे। और ये लगभग नियर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इंजन होंगे D4 और D5, जो कि क्वालिफिकेशन ट्रायल से गुजरेंगे, जो कि 300 से लेकर 500 घंटे के बीच का होने वाला है। यहाँ पर इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि वाइब्रेशन, थर्मल साइकिलिंग, बर्ड इंगेशन, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज और आइसिंग जैसे जो कंडीशंस हैं उसमें इनको टेस्ट किया जाएगा। और एक बार जब इनके रिपोर्ट सकारात्मक आएंगी तो फिर इन्हें फाइनल कर दिया जाएगा। यानी D1 तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाला सफ़र और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं जीटीआरई की तरफ से एक ऐसे प्रपोजल को लेकर आई रिपोर्ट से, जहां पर जीटीआरई ने स्पष्ट शब्दों में जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है इसकी डिमांड भारत सरकार से कर दी है। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म जीटीआरई की तरफ से कहा गया है या मांगा गया है, वो प्लेटफॉर्म कोई और नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर सुखोई 30 MKI है। जी हाँ, आपने सही सुना,
जीटीआई ने एक नया प्रपोजल सामने रखा है भारत के रक्षा मंत्रालय के, जहां पर गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि उन्हें फ्लाइंग टेस्ट बेड की जरूरत है और उसके लिए वो सुखोई 30 MKI, जो कि भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर है, इसमें 2 जेट की डिमांड कर चुके हैं फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज करने के लिए। सोर्सेस की बात माने तो मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए काफी जोर दिया जा रहा है, ताकि जो क्रिटिकल इंजन कंपोनेंट और सिस्टम है उनको इवेलुएट किया जाए और वैलिडेट किया जाए। यहाँ पर प्रयास यही है कि मुख्य तौर पर तेजस मार्क 2 और एमका के लिए जो इंजन विकसित किए जा रहे हैं और कावेरी इंजन जो विकसित किया जा रहा है, इसको भी टेस्ट करने की जिम्मेदारी इसी फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर होने वाली है। अभी तक हम लोग अपने इंजन की टेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से रूस पर आश्रित थे, जहां पर रूस का जो IL-76 है उसकी सहायता से ही जो टेस्टिंग है वो की जा रही थी। लेकिन अब भारत ये चाहता है कि एक लंबा पैसा और लंबा समय जो हम बर्बाद करते हैं ट्रैवल में या इंतजार में, उसके जगह पर यह काम क्यों ना भारत में ही किया जाए। और ऐसे में एक फ्लाइंग टेस्ट बेड अगर हमारे पास आ जाता है तो जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है टेस्टिंग सर्टिफिकेशन की, वो हमारे पास होगी और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को इससे काफी बल मिलेगा। GTRA के प्रपोजल में हमें 2 सुखोई 30 MKI देखने को मिलेंगे, जो कि एडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में होंगे और ये फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका को निभाएंगे। क्योंकि सुखोई 30 MKI एक ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आने वाला एयरक्राफ्ट है, तो ऐसे में यहाँ पर एक इंजन बे में जो इंजन टेस्ट किया जाना है उसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान होगा, जबकि दूसरे में हमें AL-31 इंजन देखने को मिलेंगे। और इन केस अगर कोई कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर हो भी जाता है तो दूसरा इंजन एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करवाने में काफ़ी मदद करेगा। और ऐसे में भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत अपने जो जेट इंजन है ये रियल वर्ल्ड कंडीशन में कैसे परफॉर्म करते हैं उसको टेस्ट कर पाएगा, और बहुत सारे क्रिटिकल जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि इंडिजिनस कंपोनेंट हो गए और ड्यूरेबिलिटी हो गई, वो आसानी से टेस्ट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक एनालिसिस है वो भी GTRA की तरफ से किया गया है, जहाँ पर सुखोई 30 MKI को इस टेस्ट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे और दूसरी चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, इनका खाका तैयार किया गया है और एक जो फाइनल प्रपोजल है ये सामने रखा गया है। अब सबसे खास बात तो ये है कि GTRA फिलहाल जो इंडिजिनस कंपोनेंट और सिस्टम है वो ये देखेंगी इस फ्लाइंग टेस्ट बेड की सहायता से कि क्या जो फॉरेन और OEM की तरफ से सप्लाई किए गए इंजन है, जैसे कि F414 हो गया या F404 हो गया, उनके तुलना में हमारे इंजन कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को टेस्ट में मॉनिटर किया जाने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें थ्रस्ट के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी, थर्मल डायनेमिक्स, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और रियल वर्ल्ड फ्लाइट कंडीशन में कैसे ये इंजन परफॉर्म करते हैं, इनको टेस्ट किया जाएगा। और इसीलिए GTRA का कहना है कि जितनी जल्दी इन्हें फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए सर्टिफिकेशन या अप्रूवल मिल जाती है, ये हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप सब कावेरी D1, D2, D3, D4 और D5 को लेकर के क्या सोचते हैं, और फ्लाइंग टेस्ट बेड में क्या आप मानते हैं कि सुखोई 30 MKI एक सूटेबल एयरक्राफ्ट होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।